ये फिल्म 17 साल की लड़की लिसा की ट्रू स्टोरी पर बेस है, जिसके साथ कुछ गलत होता है मगर इसकी बात पर कोई भी यकीन नहीं करता, इवन उसकी फैमिली भी नहीं। तो फिल्म का नाम है बिलीव मी, जो 2018 में रिलीज हुई थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिल्म की शुरुआत करते हैं। फिल्म शुरू होती है फ्लोरिडा शहर से, जहां हम एक छोटा सा कैफे देखते हैं, जहां लीजा नाम की लड़की काम करती है। वो सभी कस्टमर्स को अच्छी तरह डील करती है। इसी वजह से इसका बॉस भी इससे काफी खुश था। वो अपना काम खत्म करके रोज की तरह अपने घर जा रही होती है। तब हम उसके चेहरे पर उदासी और डर देखते हैं। नॉर्मली इंसान जब काम खत्म करके घर जाता है तो उसके चेहरे पर खुशी होती है, लेकिन लिजा बहुत उदास लग रही थी, जिससे हम समझ पाते हैं कि घर का मतलब इसके लिए कुछ और ही था, क्योंकि घर उसके लिए किसी हेल से कम नहीं था। रास्ते में वो अपने साथ होने वाली गलत चीजों के बारे में सोच रही थी, जिसमें वो एक आदमी को देखती है। ये आदमी कौन है, ये हमें आगे पता चलेगा। अचानक लिजा की नज़र एक ब्लैक कार पर पड़ती है, जिसे देखकर वो घबरा जाती है और साइकिल की स्पीड तेज करके इससे दूर भागती है और अपने घर पहुंच जाती है, जहां हमें पता चलता है कि ये उसकी नानी का घर है। वो अपनी नानी और उसके दोस्त के साथ रहती है। इसकी नानी का दोस्त वही आदमी है जिसके बारे में लीजा थोड़ी देर पहले सोच रही थी। इसका नाम मॉरिस है। यहाँ मॉरिस उसकी नानी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है, जिसके बदले उसे हर रात लीजा के रूम में एंट्री मिलती है। एक दिन लीजा इन सभी चीजों से परेशान होकर सुसाइड नोट भी लिखती है, मगर वो इतनी हिम्मत नहीं कर पाती कि अपनी जान ले ले। यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि सिर्फ 14 साल की उम्र में ही उसकी माँ ने उसको नानी की तरफ भेज दिया था। लिजा को यही लगता था कि उसकी नानी की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, इसलिए वो अपनी सारी तनख्वाह अपनी नानी को दे देती है, ताकि उनको मोरिस की मदद ना लेनी पड़े। लेकिन उसके इतना कुछ करने के बावजूद भी कुछ नहीं बदलता। दूसरे दिन लिसा अपनी बहन से बात कर रही थी, जो कि उसकी माँ के साथ रहती थी। वो अपनी बहन से कहती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती, और जब लिसा अपनी माँ से बात करती है और जब लिसा अपनी माँ को ये सब कुछ बताती है, तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें वहाँ ही रहना होगा अपनी नानी की देखभाल के लिए। यहाँ ये बात साफ हो जाती है कि लिसा की माँ को पहले ही सब कुछ पता है। उसको लिसा की कोई फिक्र नहीं है। यहाँ लिसा की जिंदगी जहन्नुम बन चुकी थी, मगर इसे क्या पता था कि एक और तूफान उसकी जिंदगी में आने वाला है, जो उसको अंदर तक झंझोर कर रख देगा। अगले सीन में लिसा कैफे से घर आ रही होती है, तो रास्ते में इसे वही ब्लैक कार नजर आती है, जो उसने पहले भी देखी थी, मगर इस बार वो कार इसको फॉलो करने लगती है। कुछ देर बाद इस कार से एक आदमी निकलकर लिसा को पकड़ लेता है। वो उसे गन पॉइंट पर ले लेता है, फिर उसे अपनी कार में बिठाता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांध देता है। इसके बाद उसके साथ बहुत गलत करता है। इसके बाद वो उसे किडनैप करके शहर से दूर एक सुनसान अपार्टमेंट में ले जाता है। वहां वो एक बार फिर उसके साथ गलत करता है। यहाँ लीजा ये समझ जाती है कि ये आदमी एक साइको है। वो सोचने लगती है कि ये सब तो उसके साथ पहले भी हो चुका है, उसकी नानी के घर पर, मगर यहाँ इसका जिंदा रहना ज्यादा जरूरी है। वो यहाँ से निकलना चाहती है, इसीलिए वो उस आदमी से बहुत ही प्यार से बात करती है। वो उससे बार बार सॉरी कहती है कि जरूर उसकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसी लड़की रही होगी जो उसे समझ नहीं पाई, इसीलिए वो ऐसे काम करता है। वो एक नरम दिल इंसान है। ये सब सुनकर वो आदमी लीसा की बातों में आने लगता है। यहाँ लीसा उसको मैनिपुलेट करने में कामयाब हो रही थी। दूसरी तरफ लीजा के घर न आने पर उसकी नानी पुलिस स्टेशन जाती है, तो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। पुलिस सबसे पहले लीजा की माँ के घर जाते हैं, तो उसकी माँ कहती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई होगी। ये सुनकर पुलिस वहां से जाने लगती है, तो लीसा की बहन उनको रोककर कहती है कि लीसा भाग नहीं सकती, वो जरूर किसी बड़ी मुसीबत में है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर इसके कैफे जाते हैं, जहां वो काम करती थी। वहां उनको पता चलता है कि लीसा एक जिम्मेदार और मेहनती लड़की है। अब सीन शिफ्ट होता है उस अपार्टमेंट पर, जहां लिसा की आंख पर पट्टी बंधी होने के बावजूद वो वहां की सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रही होती है और अपने माइंड में सेट कर रही होती है। जब वो आदमी इससे दूर जाता है तो वो उससे बात करती है। वो उसके चेहरे को बार बार छूती है, ताकि अंदाजा लगा सके कि वो कैसा नजर आता है। लिसा इस आदमी की तारीफ करती है कि वो बहुत अच्छा इंसान है, ताकि वो इसका भरोसा जीत सके। यहाँ वो इसे अपने बीमार बाप की झूठी कहानी भी सुनाती है कि इसके अलावा उसका उस दुनिया में कोई नहीं,
ताकि वो इस इंसान की हमदर्दी हासिल कर सके और वो इस पर रहम खाकर इसको जाने दे। लेकिन वो इतनी जल्दी इसकी बातों में नहीं आता, मगर हाँ, वो उसके हाथ खोल देता है। मगर लीज़ा जानती है कि उसकी एक गलती पर वो इसकी जान ले लेगा। यहाँ लीसा बड़ी होशियारी से अपनी मौजूदगी के सबूत इस घर में छोड़ने लगती है। वो अपनी हेयर पिन्स इसके बेड के नीचे फेंक देती है, जिसके बाद वो बाथरूम जाने का बहाना बनाती है और वहाँ मिरर पर अपने फिंगरप्रिंट्स लगा देती है। यहाँ वो शूज़ देखती है और उसके कलर्स और लोगों को याद कर लेती है। यहाँ उस आदमी को शक होता है कि शायद वो भागने की तैयारी कर रही है। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है, मगर लिसा नेचुरली रिएक्ट करती है। वो ऐसा प्रिटेंड करती है कि जैसे उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र है उसकी। एक रात जब वो सो रहा होता है, तो लिसा उठकर कॉल करने की कोशिश करती है। उसको अंदाज़ा था कि इस घर में फ़ोन है। इससे पहले कि वो कॉल लगाती, वो आदमी जाग जाता है और वो लिसा को पकड़ लेता है और कहता है कि तुम बहुत चालाकी दिखा रही हो। यहाँ वो आदमी काफ़ी गुस्से में था। वो लिसा को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर लिसा कहती है कि वो बस अपने बीमार बाप से तबीयत का पूछना चाहती थी और वो इन्हें बताना चाहती थी कि वो खुश है और ठीक है। यहाँ लिसा उसकी हमदर्दी हासिल करने में कामयाब हो गई थी, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। इस हालत में लिसा को अपनी बहन की कही हुई बात याद आती है कि जैसे भी हालात हों, कभी गिव अप मत करना। फिर एक दिन लिसा उस आदमी को कहती है कि अगर तुम मुझे छोड़ दोगे, तो मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी और तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊंगी। तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊंगी, तुम्हारा ख्याल रखूंगी। ये सब सुनकर वो साइको लिसा से काफी इम्प्रेस हो जाता है और वो इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ पुलिस को एक साइको किलर के बारे में पता चलता है, जिसने 6 महीने में कई लड़कियों को मारा था। वो आदमी भी ये न्यूज़ देख रहा था, तो इसे लगता है कि यही सही वक्त है इसको छोड़ने का, क्योंकि पुलिस इतने बड़े केस में मसरूफ है। वो इस केस पर इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देगी और लिसा ने तो इसे देखा भी नहीं है, वो इसे पहचान भी नहीं सकती। ये सब सोचकर वो आदमी लिसा को अपनी कार से एक सुनसान जगह पर लेकर जाता है। यहाँ वो अपना माइंड चेंज कर लेता है और लिसा को मारने का सोचता है, मगर लिसा कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनना चाहती हूँ, तुम्हारा ख्याल रखना चाहती हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारो। ये सुनकर वो लिसा से कहता है कि अगर पुलिस पूछे तो उनको बताना कि मैं काला दिखने वाला, मोटा और छोटे कद का आदमी हूँ। ये बोलकर वो लिसा को वहां छोड़कर खुद फरार हो जाता है। लिसा वहां से भागती हुई घर आती है, जहां वो अपनी नानी को बताती है कि उसे एक आदमी ने अगवा कर लिया था। मगर उसकी किस्मत इतनी खराब थी कि उसकी नानी उसकी बातों पर यकीन नहीं करती और पुलिस को कॉल करके कहती है कि लीजा घर आ गई है। उसे लगता था कि इसकी तरह पुलिस भी लीजा की बातों पर यकीन नहीं करेगी, मगर ऑफिसर लीसा से मिलना चाहता था। वो जानना चाहता था कि लीसा के साथ क्या हुआ। तो लीसा उनको सब कुछ बताती है, जो कुछ उसके साथ हुआ। मगर यहाँ भी उसकी बातों पर कोई यकीन नहीं कर रहा था। सभी का यही कहना था कि अगर इसके साथ गलत हुआ है, तो इसकी बॉडी पर कोई निशान क्यों नहीं है? और अगर इसके हाथ और पाँव खुले हुए थे, तो वहां से भागी क्यों नहीं? या फिर शोर क्यों नहीं मचाया? जिस पर लीजा कहती है कि वो आदमी साइको था। इसके पास गन भी थी, जिससे वो मुझे मारने की धमकी दे रहा था। इसीलिए मैंने ज्यादा रिएक्ट नहीं किया, ताकि अपनी जान बचा सकूं। यहाँ लेडी पुलिस ऑफिसर को ये लगता है कि वो इस टाइप की टीवी सीरियल्स देखती है, जो एक परफेक्ट स्टोरी बता रही है, जिससे लीजा पूरी तरह टूट जाती है कि इसकी बात पर कोई भी भरोसा नहीं कर रहा। अगले सीन में हम डिटेक्टिव लहरी को देखते हैं, जो उस केस पर काम कर रहे थे जिसमें एक सीरियल किलर ने कई लड़कियों की जान ली। लेडी पुलिस ऑफिसर डिटेक्टिव से कहती है कि मुझे लीसा के केस में आपकी हेल्प चाहिए। इसीलिए लहरी लीसा के पास जाते हैं, मगर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो बिल्कुल चुप थी। फिर लहरी अपनी पॉकेट से अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उसे दिखाते हैं, ताकि लीसा को अपनापन महसूस हो सके और वो खुलकर बात कर सके। वो लीसा से कहते हैं कि तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ है, वो पूरी डिटेल के साथ मुझे बताओ। फिर लीसा बोलना शुरू करती है। वो कहती है कि उस आदमी के पास ब्लैक कार है, जिसमें रेड कारपेट लगा हुआ है। उसके घर में 22 सीढ़ियां हैं और उसके घर में क्वार्टर बेड है। वो आदमी गोरा है और लॉन्ग हाइटेड है और उसके पास एक गन है। इतना सब कुछ सुनकर लहरी को यकीन हो जाता है कि लीसा झूठ नहीं बोल रही। वो फौरन लीसा के केस पर इन्वेस्टिगेशन करने को कहते हैं। जब हिप्नोसिस की बारी आती है, तो परमिशन के लिए उसके घर पर कॉल किया जाता है, जहां मॉरिस इसका बाप बनकर बात करता है। वो इस चीज के लिए साफ साफ इनकार कर देता है, जिस पर लहरी सोचते हैं कि कैसा बाप है, इसको अपनी बेटी की भी फिक्र नहीं।
वो लीसा से मॉरिस के बारे में पूछते हैं कि वो ऐसा क्यों है। जहां लीसा मॉरिस की सच्चाई भी लहरी को बता देती है। वो फौरन उसकी नानी के घर जाते हैं और मॉरिस को गिरफ्तार कर लेते हैं। लीसा के केस को पूरी टीम बहुत सीरियसली इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। लीसा की बताई गई सारी डिटेल्स लहरी के दिमाग में घूम रही थी। उनको लगता था कि ये आदमी और वो सीरियल किलर एक ही आदमी है, क्योंकि बहुत सी चीजें मैच कर रही थीं। वो इस बात को कंफर्म करने के लिए लीसा के कपड़ों को फोरेंसिक के लिए भेजते हैं, और जब रिपोर्ट आती है तो ये बात साबित हो जाती है कि ये वही सीरियल किलर है, क्योंकि लीसा के कपड़ों से भी वही लाल धागा मिलता है जो बाकी सारे विक्टिम से मिला था। अब लहरी लीसा को लेकर वहीं जाते हैं जहां वो आदमी लीसा को छोड़ कर गया था। लीसा लहरी की गाड़ी में बैठती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है, और वही सब कुछ सोचने लगती है जो उसने उस रात महसूस किया। लीसा उनको लेकर गैस स्टेशन पर जाती है, जहां से उस आदमी ने गैस भरवाई थी। इसके बाद लहरी उस गैस स्टेशन के कैमरे को चेक करता है। वहां उन्हें वैसा ही आदमी नजर आता है जैसा स्केच लीजा ने बनवाया था। उस आदमी के पोस्टर्स बनवाए जाते हैं और जगह जगह लगाए जाते हैं। पुलिस हर सूरत में उसे पकड़ना चाहती थी। कुछ दिनों बाद एक पुलिस वाले को वो आदमी नजर आता है। वो पुलिस वाला उसके पास जाता है तो कहता है कि सर, हमारे पास एक चोरी की रिपोर्ट आई है और हमें आपकी कार की फोटो लेनी पड़ेगी। वो कार के बहाने उस आदमी की फोटो ले लेता है और उसे जाने देता है। और जब लीसा उस फोटो को देखती है तो वो कहती है कि हाँ, ये वही आदमी है। इसके बाद पुलिस उस आदमी के घर पहुंच जाती है, मगर वो आदमी घर नहीं होता। इन्हें वहां पर 22 सीढ़ियां मिलती हैं और घर के अंदर लीजा के हेयर्स और फिंगरप्रिंट्स भी मिलते हैं, जो लीजा ने जानबूझकर वहां छोड़े थे। उसके बाद पुलिस उसको ढूंढना शुरू करती है, जो जल्दी उनको मिल जाता है। पुलिस इसको गिरफ्तार कर लेती है। ये सब होने के बाद लहरी लीजा को ये सब बताते हैं। तब पुलिस का सारा स्टाफ उसकी बहादुरी और अक्लमंदी की तारीफ में उसके लिए क्लैपिंग करते हैं, क्योंकि 50% केस लीजा ने ही सॉल्व कर लिया था। लीजा ने उन लड़कियों को भी इंसाफ दिलवाया जिसको इस सीरियल किलर ने पहले अपना शिकार बनाया था। इसके बाद हम देखते हैं कि लीजा लहरी को कहती है कि वो अपनी नानी के घर नहीं जाना चाहती। तो लहरी उसके अंकल आंटी को बुलाते हैं। लीजा के साथ इतना कुछ हो गया, इसके लिए वो लोग लीजा से माफी मांगते हैं। वो लहरी से कहते हैं कि लीजा अब उनकी जिम्मेदारी है, वो इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। लीजा अपनी मदद के लिए लहरी का शुक्रिया अदा करती है और अपनी आंटी और अंकल के साथ चली जाती है। कुछ दिनों बाद लीजा अपनी माँ को खत लिखती है कि मोम, आप हमेशा कहती थी ना कि मैं एक अच्छी लाइफ डिजर्व नहीं करती, मगर आप गलत थी। इसके बाद वो अपनी माँ को हमेशा के लिए बाय बोल देती है। उसकी माँ सोचने लगती है कि शायद उसने लीजा के साथ बहुत गलत किया। अब लीसा के पास भी फैमिली थी, जिसके लिए वो हमेशा उदास रहती थी। वो अपनी आंटी और अंकल के साथ काफी खुश थी। अगले सीन में हम उस आदमी को देखते हैं। इसका नाम बॉबी था। उसको मौत की सजा सुनाई गई।